हेलो एवरीवन। तो मोस्ट ट्रेंडिंग पीवाईक्यू सीरीज में आपको सेकंड सेशन में आज रहने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का। वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी के लास्ट 2-3 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं टिल अप टू फरवरी 2025 देखते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है सॉल्यूशन देखिए एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉइंट ग्रुप टॉपिक का ये क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, सिमेट्री नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सब ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल पॉइंट ग्रुप टू विच द मॉलिक्यूल बिलोंग्स। तो आपसे पूछा था बेसिकली कि BCl3 का सिमेट्री नंबर क्या है। अब देखिए पॉइंट ग्रुप हमें पता है इसका, अगर नहीं पता है तो हम देख ही लेते हैं यार कि पॉइंट ग्रुप अगर निकालने बैठे तो BCl3 will have a ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अगर इसकी है तो बीचों बीच, ठीक बीचों बीच से आपकी एक C3 एक्सिस जाएगी, उसके परपेंडिकुलर आपको एक प्लेन मिला हुआ है। ठीक है, तो मेन एक्सिस की परपेंडिकुलर प्लेन अगर हमें मिला है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा H। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 3 प्लेन मिल जाएंगे कुछ इस टाइप से, ये एक प्लेन, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, वी टेल देम सिग्मा V। तो ये 3 सिग्मा भी आपको मिल गए। हमें क्या क्या मिला, C3 आइडेंटिटी होगा ही होगा, एक होगा सिग्मा H, 3 हो गए यहाँ पे सिग्मा V। ठीक, अब आपसे पूछा था सिमेट्री नंबर इस पॉइंट ग्रुप का क्या है, तो सिमेट्री नंबर इसका निकल के आता है 6। ठीक है, ये आपको देखना था। इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 6। ठीक है, टोटल सिमेट्री नंबर आपके जो होंगे क्या होंगे, 6। रोटेशनल सब ग्रुप अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो रोटेशनल सब ग्रुप C3 होता है और C3 में भी आपके फर्दर C3 स्क्वायर ये वाली चीजें निकल के आती है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से था, जो आपका ग्रुप थ्योरी में टॉपिक है। फॉर अ पॉइंट ग्रुप हैविंग the irreducible representation A1, A2 and E, the values of A, B, C आपको बतानी है। ठीक है, अब इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, एक IR दिया हुआ है A, B, C, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन आपके क्या है, A1, A2 एंड E। तो आपको ABC की वैल्यू बतानी है। अब ABC की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो सीधा सीधा हम चल जाएंगे इसकी पॉइंट ग्रुप टेबल पे। पॉइंट ग्रुप टेबल में E का आइडेंटिटी वाले जो सेक्शन है इसमें आपका होता है 2। क्यों, क्योंकि ये डबली डीजेनरेट सिस्टम होता है, तो उसका जो आपका कैरेक्टर आएगा वो आएगा 2। तो उस हिसाब से इस ऑप्शन में 2 था, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, तो E के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 2 आएगा। इसको आप जो है उड़ा सकते हो, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब E का A1, A2 और E होते हैं, तो इसने आपसे पूछा है रिप्रेजेंटेशन, देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 - 1 0। तो उसने बेसिकली आपसे यही पूछा था, बेसिकली E के कैरेक्टर वो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग कि C2 भी पॉइंट ग्रुप और C3 भी पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप के जो टेबल है, जो कैरेक्टर टेबल है, आप उन्हें ना थोड़ा सा याद ही रख लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, A1, A2, B1, B2 किस में रहते हैं आपके, A1, A2, B1, B2, C2 भी पॉइंट ग्रुप में और C3 भी पॉइंट ग्रुप में, तो A1, A2 और E ही होते हैं। तो उसको याद ही रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको देख के हो जाने वाला क्वेश्चन था एक्चुअली। ठीक है ना, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन। अब एक चीज और दिखा देती हूँ मैं आपको, इसी में अगर आपको समझना है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे GOT का यूज होता है। आगे क्वेश्चन आएगा इसे, तो हम उसी में देख लेंगे। ठीक है, तो GOT के बेसिस पे भी फिर हम इसको बता सकते थे कि A की वैल्यू 2 है, तो बाकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ऑप्शंस वाइज फिर आप उसे करेक्ट करोगे। ठीक है, तो 2 - 1 0 आपका आंसर हो सकता था, है मतलब हो सकता क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप थ्योरी में फरवरी 2025
ताजा ताजा क्वेश्चन जो आया वो किस टाइप से आया है, आपके सिमेट्री ऑपरेशन से रिलेटेड। सिमेट्री ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन ऑपरेशन सिग्मा वी डैश इज इक्विवेलेंट टू। हम इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल में ले लूंगी वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में ही आपकी सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश होते हैं। आप इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी एग्जांपल ले सकते हो, पर क्यों फालतू में कॉम्प्लिकेट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, इसमें एक तो ये वाला प्लेन है सिग्मा वी, और एक ये वाला प्लेन होता है सिग्मा वी डैश, इसको बोल दो सिग्मा वी, इसको बोल दो अपने ऊपर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखना, इसको मैंने H1 नाम दे दिया, इसको H2। जस्ट सपोज इफ आई एम अप्लाइंग दी सिग्मा वी प्लेन हियर, तो सिग्मा वी प्लेन ये वाला है, तो सिग्मा वी अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H2 एंड H1। नेक्स्ट, अब इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान देना पहले, तो इसका मतलब होता है सिग्मा वी डैश अप्लाई कर दो और फिर सिग्मा वी अप्लाई कर दो, एज इट इज अपने ऊपर है दोनों चीजें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट उसने क्या पूछा है आपसे, इस पे मैं सिग्मा वी डैश अप्लाई करती हूँ, सिग्मा वी डैश अप्लाई करूंगी तो ये लगेगा। ठीक है, और ये लगेगा तो जो चीजें जहां हैं वहीं रह जाएंगी। इसका रिफ्लेक्शन, एक में तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, एक्सचेंज हो गए जब हमने बीच वाला प्लेन लगाया। जब हमने बीच वाला प्लेन लगाया तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2। नेक्स्ट में हमने सिग्मा वी यानी कि मॉलिक्यूलर प्लेन को अप्लाई करने की कोशिश की, तो एटम्स अपनी जगह रहेंगे, तो कोई चेंज यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा। अब जब कोई चेंज ही आपको देखने नहीं मिल रहा है तो एज इट इज आ जाएगी। तो ये पूछा गया है कि भाई इससे डायरेक्ट, ये अपनी पहली कंडीशन थी और ये अपनी लास्ट कंडीशन है, इससे डायरेक्ट ये कैसे आ जाएगा, तो इससे डायरेक्ट ये कैसे आ जाएगा, आप यहाँ से क्या अप्लाई कीजिए, इनमें से आई अप्लाई करोगे, नहीं आई तो हो ही नहीं सकती, सिग्मा एच यहाँ पे है ही नहीं, सिग्मा डी, सी एन, अगर आप यहाँ C2 एक्सिस लगा दें, ठीक है, यहाँ से एक एक्सिस C2 अगर मैं लगा दूं तो मुझे सेम कंडीशन मिल जाएगी क्या। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश के मल्टीप्लीकेशन से हमें Cn मिलता है। ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ये टिक करते हुए चले कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे आ रहे हैं। आपसे पूछा है पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन, आपसे पूछा गया IR इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर आपसे पूछा गया है ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन के प्रोडक्ट का क्या वैल्यू आ जाती है। जैसे कभी वो आपको C2x इंटू C2y के बारे में पूछ लेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सिग्मा XY, ठीक है, इंटू C2z लगाओगे तो क्या बनेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार सेट में भी आए हुए हैं, CSR नेट में भी आए हुए हैं, और इस बार गेट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन बना था। ओके, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फरवरी 2025। ये मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इनमें क्या करना है देखिएगा, आपसे पूछा था फॉर फॉर्मेल्डिहाइड कैरेक्टर टेबल इज शोन अबव, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का पॉइंट ग्रुप ही इसने खुद ने ही बता दिया। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसका पॉइंट ग्रुप है C2V। ध्यान से समझना, C2V पॉइंट ग्रुप है। ठीक, आपसे क्या पूछा है उसने, अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय एक्स पोलराइज्ड लाइट। अब ये मैंने ना, देखिए ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको फरवरी 2025 की जब प्रिपरेशन कराई थी, एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने आपको YT लाइव पे कराया था। यूट्यूब के एक सेशन में मैंने सेम क्वेश्चन कराया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे और ये एज इट इज उठ के आए थे। तो देखना यहाँ पे कि एक्सपोलराइज्ड लाइट से कैसा मतलब है, आप A1 से A1 का ट्रांजिशन अगर करते हैं तो बताइए, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड से अगर मैं बताऊं तो A1 को A1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 है, मल्टीप्लीकेशन से आपका 1 1 1 1 ही तो आएगा। मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, A1।
A1 के 4th कॉलम में जाके देखिए तो यहाँ पे Z लिखा हुआ है, तो ये तो आपका Z पोलराइज्ड के केस में सीन बनेगा, एक्स पोलराइज में सीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर हम चेक करते हैं A1 से A2। ठीक है, तो A1 से A2 का अगर हम देखेंगे तो A1 टोटली सिमेट्रिक मोड आपकी होती है, इसको किसी से भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फॉर एनी A1 जो है, दिस इज अ टोटली सिमेट्रिक मोड, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद एनी ऑफ अदर रिड्यूसिबल IR, किसी भी IR से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट दैट IR ओनली। तो A2 इंटू A1 करेंगे तो आपको क्या ही मिलने वाला है, A2 ही मिलने वाला है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे हम देखें 1 1 1 1 और है A2 क्या है 1 1 -1 -1, तो आप देखिए 1 1 -1 -1 ही आएगा मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली A2 आ गया। अब जो A2 आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो A2 के यहाँ पे देखिए ना तो X है ना Y है ना Z है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं A1 से B1 का ट्रांजिशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A1 इंटू B1, फिर से आप जब करोगे तो आपको मिलेगा B1, और जब आप B1 करेंगे तो B1 के 4th कॉलम में जाइए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा X। इसका मतलब ये एक तो अलाउड है, ठीक है, और ये एक्स पोलराइज्ड होगा। क्या यही उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है? बिल्कुल, उसने पूछा है अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय एक्स पोलराइज्ड लाइट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स पोलराइज यहाँ पे लिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, रिलेटेड टू दी आपका ग्रुप थ्योरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। तो ये ध्यान रखिए, जो चीजें यहाँ पे करवाई जा रही हैं वैसी ही क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको डाउटफुल होने की तो कतई जरूरत नहीं है ना। बस चैनल पे हमारे साथ में बने रहिए, जो सेशंस यहाँ पे किए जा रहे हैं उन सभी सेशंस को अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कीजिए, है ना। प्रैक्टिस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों के केस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप, अनदर पॉइंट ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन विद रेस्पेक्ट टू द सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। तो आपको डिफरेंट टाइप के क्या दिए हैं, जो है 4 आपको स्टेटमेंट दिए हैं, यू हैव टू चेक दोज स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। देखो क्या लिखा है, BF3 possesses S3 एक्सिस। चलिए देखते हैं BF3 मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम यहाँ पे ना एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं यार, और फिर उस पेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल में उसने पूछा है कि S3 होती है या नहीं होती है। BF3 इज लाइक BCl3, हमने अभी अभी देखा था। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? इसका पॉइंट ग्रुप आता है D3H, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। एक C3 है जो कहाँ से गुजरती है, यहाँ से, इस पॉइंट से। इसके बाद हमारे पास में एक सिग्मा H आता है जो कि है इस परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, आपका एक प्लेन है। फिर हमारे पास में 3 सिग्मा भी आते हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, इसका पॉइंट ग्रुप D3H ही क्यों है? क्योंकि C3 और E के अलावा यहाँ पे 3 C2 हैं जो कि परपेंडिकुलर है C3 के। ये कौन सी C2 है? दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो 3 C2 हैं जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये चीज आपको मिल जाए तो वहीं पे हम बोल देंगे कि हमारे पास D पॉइंट ग्रुप होने वाला है, और सिग्मा H मिल जाए तो DNH तो पक्का हो गया। फिर आपको 3 सिग्मा भी मिलेंगे। इसके बाद में देखिए S3 के बारे में पूछा उसने। S3 एक्चुअली क्या है? S3 को अगर हम ओपन करके लिखें तो क्या लिखेंगे? C3 इंटू सिग्मा,
तो आप C3 अप्लाई कीजिए इस एक्सिस पे, इस वाले मॉलिक्यूल पे अगर हम C3 अप्लाई करेंगे 1 2 3 तो ये घूमेगा, क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको 1 2 3, ठीक है। और फिर आप अप्लाई करना है अपने को सिग्मा, सिग्मा कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। तो ये एज इट इज ही आपको मिल जाएगा क्या, यस, इसका मतलब यहाँ पे S3 प्रेजेंट है और D3H पॉइंट ग्रुप है तो आपके पास S3 होती ही होती है। अगर D एंड D पॉइंट ग्रुप है तो आपके पास S2N प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला था, ये वाली चीज हम बाद में देखेंगे, आप इसके लिए ध्यान रखिएगा। S3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखिए, तो ये तो करेक्ट है, BF3 possesses S3S6, C2H6 in a staggered conformation possesses S6, C2H6 यानी इथेन का स्टैगर्ड पोजीशन कौन सी होगी, स्टैगर्ड इथेन के बारे में बात कर रही है। बेसिकली स्टैगर्ड इथेन की कंडीशन होगी कुछ ऐसी, ये वाले हैं हाइड्रोजन 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 और फिर आपके पास में है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये आपकी हो गई स्टैगर्ड इथेन। तो आप सभी को पता होगा जितने भी स्टैगर्ड वाले होते हैं उनके पॉइंट ग्रुप D एंड D होती है। यहाँ से आपको एक C3 एक्सिस जाती हुई दिखाई दे रही है एकदम बीच से, S6 अगर आप लगाओगे तो ये इसकी जगह आएगा और फिर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आगे वाला पीछे वाले की तरफ चल जाएगा। S6 मतलब आप C6 अप्लाई करेंगे और फिर सिग्मा, तो ये सिग्मा कौन सा है, सिग्मा H वाला ही है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप में आपको C3 है, आइडेंटिटी है, फिर सिग्मा H मिलेगा, 3C2 परपेंडिकुलर टू Cn, यहाँ इस केस में नहीं मिलेगी, ठीक है, या मिलेगी, हाँ मिलेगी, ये तो मिलेगी, ये तो मिलेगी तभी तो D है। C3C2 परपेंडिकुलर टू, इस C3 आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सिग्मा H नहीं होता है, स्टेगर्ड वालों में सिग्मा H नहीं होता है, एक्लिप्स वालों में सिग्मा H होता है। तो ध्यान रखिए एक्लिप्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके पास में D एंड H पॉइंट ग्रुप होता है और स्टेगर्ड वालों में सब में D एंड D पॉइंट ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे D3D पॉइंट ग्रुप इसका होगा, आपको यहाँ पे 3 सिग्मा D भी मिलेंगे, ठीक। और फिर हमने लिखा था अगर D एंड D पॉइंट ग्रुप है तो S2N प्रेजेंट होती है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। सो इट विल हैव अ S6, N की वैल्यू क्या है 3, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। आपसे बोला क्या है, सी ऑप्शन, बेंजीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट 3 सिग्मा वी प्लेन्स। चलिए फिर बेंजीन को भी देखते हैं, ये रही आपकी बेंजीन। बेंजीन मॉलिक्यूल में अगर हम क्या देखेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स, तो एक तो C6 है जो यहाँ से जाएगी, इसके परपेंडिकुलर आपको एक प्लेन भी दिखाई दे रहा है तो सिग्मा H भी आ गया। फिर आपको NC2 परपेंडिकुलर टू Cn मिलती है क्या, देखिए 6C2 परपेंडिकुलर टू Cn यानी C6 आपको मिलती है, ठीक है, सिग्मा H। वो C2 कौन कौन सी हैं, एक तो जो सारे कॉर्नर से जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये सब कहाँ से जा रही है, कार्बन एटम से, ये वाली C2 अलग टाइप की होंगी और एक C2 जाएंगी आपकी कहाँ से, इन बॉन्ड्स के बीच में से, सामने वाले बॉन्ड्स के बीच में से, ठीक है। तो ये वाले आपके पास में 6 C2 होंगी। अब इसमें 3 सिग्मा वी प्लेन होते हैं और जो प्लेन आपकी हायर नंबर ऑफ एटम से आते हैं वो तो सिग्मा वी होते हैं और इसमें बाकी के 3 सिग्मा डी कहलाते हैं। टोटल 6 प्लेन होते ही हैं और ये आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर DNH पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिखिए यार, देखिए अगर मेरे पास में DNH पॉइंट ग्रुप है तो आपके पास में अगर ये N क्या होता है, इवन होता है, तो आपके पास में अगर D6H था तो आपके पास 6 प्लेन निकलेंगे, इन 6 प्लेन में बंटवारा हो जाता है। वी कैन कैटेगराइज इनटू सिग्मा D एंड सिग्मा V, तो 3 सिग्मा V और 3 सिग्मा D। तो उस बेसिस पे आपका ये स्टेटमेंट जो था ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल possess C2 एक्सिस एंड सिग्मा H।
लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये अटर गलत बात है। वाटर मॉलिक्यूल में जो प्लेन होता है वो सिग्मा एच नहीं होता है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको हमेशा 2 सिग्मा भी मिलते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो सिग्मा एच प्लेन नहीं होता है। तो कौन कौन से इसने पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका एक और क्वेश्चन, ये भी दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन था 2023 में। Molecule MX5 belongs to point group D3H. It is something like TCl5, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप आपने बताया है D3H। कैसे है D3H, बिल्कुल है, यहाँ से एक C3 जाएगी, ठीक है, फिर एक C2 यहाँ से, अगर मैं बताऊं तो ये वाला इसका परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन जो है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर वाला जो प्लेन है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन। C2 जाएंगे एक इनके बीच से, एक इसके बीच से और एक इसके बीच से, ये सब क्या है, ग्रीन वाली C2 है, ठीक है। C2 परपेंडिकुलर टू Cn मिल गया, C3 मिला, 3 C2 परपेंडिकुलर टू C3 मिले, फिर एक सिग्मा H आपको मिल गया, ये वाला प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को अगर मैं बताऊं अगर, तो ये ऐसा वाला प्लेन है, ये वाला, ठीक है। तो यहीं से आपको फिर S3 भी मिलेगी, बाकी की चीजें भी मिलती जाएंगी, ठीक। तो देखिए, elongation of bond axial mx yields A and elongation of the one of the equatorial bond। इसने क्या किया, एक बार तो एक्सियल बॉन्ड को खींच के लंबा किया है, एक बार इक्वेटोरियल बॉन्ड को खींच के लंबा किया है। तो आपसे पूछा है कि क्या उनके पॉइंट ग्रुप चेंज होंगे, तो देखिए एक्सियल बॉन्ड्स को अगर उसने खींचा है तो मैं क्या करती हूँ, उसको और लंबा करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ चेंज हुआ है, ठीक है। ये ए है स्ट्रक्चर और एक बार इसने इसको लंबा किया है, ठीक है। तो जब फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर आपकी बन रही है ना, इसमें अभी भी C3 उसी जगह से जा रही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वही आपका ये सिग्मा H बन जाएगा, C3 भी जाएगी, S3 भी जाएगी। इसका मतलब ए वाली स्ट्रक्चर जो आपकी है, ठीक है, ए वाली स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप अभी भी D3H ही होगा, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें था, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, C3 भी नहीं हो जाएगा। अब अपने को इसमें चेक करना है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से जो C3 जा रही थी ना, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप C3 लगाओगे तो ये लंबा वाला जो बॉन्ड है ये इसकी जगह चले जाएगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो अब सिमेट्री हम नहीं देख पा रहे हैं। और अब हम सिमेट्री नहीं देख पा रहे हैं तो C3 तो लगेगी ही नहीं, ठीक है। और C3 अगर नहीं लग रही है तो आप देखिए, क्या C3 भी पॉइंट ग्रुप हो सकता है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा था आपके पास, C2V। अब हम इसको पूरा देखते हैं, C2V में कैसा सीन है इसका। C3 एप्लीकेबल नहीं है, पर क्या मैं यहाँ से एक एक्सिस लगा सकती हूँ C2, जो कि इस एक्सिस से गुजरे। उससे क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और हमारा मामला बन जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऊपर और नीचे की बॉन्ड लेंथ को हमने चेंज किया ही नहीं है, तो वो सेम रहेंगी। ये लग गया, जहां से C2 जा रही है वहीं से एक प्लेन भी जाएगा ऐसे सामने से, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इस जगह से क्या कर रहे हैं, इस जगह से हम एक एक्सिस लगा रहे हैं C2 और यही वाला एक प्लेन लगेगा ऐसा वाला सिग्मा V, और एक प्लेन लगेगा आपका कौन सा वाला, इनके बीच से जाता हुआ प्लेन, ठीक है। इसको और इसको जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपके पास C2 मिली, एक सिग्मा V और दूसरा सिग्मा V डैश। एक सिग्मा V जो है वो तो ये वाला है, ठीक है, मैं बना देती हूँ इधर। एक सिग्मा V आपका ये वाला है जिसमें तीनों एटम प्रेजेंट है, और एक सिग्मा V आपका ये वाला है जिसमें केवल 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला और ये कॉर्नर वाला। तो इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा C2V। आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। तो पॉइंट ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा है ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर टेबल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ग्रे ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का यूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, या देख लो, इसी को देख लो।
The character table for a particular point group is given below. The characters in the reducible represented as psi4 and psi5. तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि psi4 और psi5 के जो कोफिशिएंट्स हैं या इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। इस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो 1 2 और यहाँ पे क्या है 1 2, टोटल कितना है 2 और 2 4 और 1 5 6 7 8 8 है यहाँ पे आपके पास में। अब अगर 8 यहाँ है इसका मतलब क्या है कि इन सब के स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब ये सारी कैरेक्टर टेबल रिलेटेड आपकी क्या है, थ्योरी है। तो देखिएगा कैसे किया जाएगा इसको। मैं क्या करती हूँ इसको लिखती हूँ फर्स्ट वाले के लिए, या हम ऐसा लिख लेते हैं इस वाले रो के लिए लिखते हैं, किसी के लिए भी लिख सकते हैं, क्या ही जा रहा है। देखिएगा इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। तो बताइए आपके पास में क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए, 8, ठीक है। तो इसका मतलब 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आना चाहिए 5। तो सबसे पहले तो हम उनको एलिमिनेट करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 नहीं आती है, चेक करें। देखो अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स और वाई को वैल्यू हम 1 रखें, इसमें ये x होगा और ये y होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये हो सकता है, इसमें भी 1 और 2 है, ये भी हो सकता है, इसमें दोनों 1 और 1 है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 1 लिख दूंगी तो आपकी वैल्यूज 8 नहीं आएंगी टोटल, है ना, ये कट गया। इसमें 2 और 2 है, इसके स्क्वायर का सम अगर आप करोगे तो ये खुद 8 आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं केवल ए और बी, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। तो पहली कंडीशन में ए और बी में अगर आप देखोगे तो 1 है 1 है और 2 है 2 है। तो मतलब पहली रो में मैं क्या लिख दूं, 1 1 1 और 2 लिख दूं, दोनों में x की वैल्यू 1 लिख दूं, y की वैल्यू 2 लिख दी मैं, ठीक। अब आप इधर चलिए, अब जब आप इसको a और b को चेक करोगे तो हम क्या करते हैं ना, हम दोनों को वैल्यू को रख के देखेंगे। अब यहाँ पे एक एक बार हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखें यार, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 -1 1 और -1। या मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे, ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, इनको पुट करके जब आप ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन है। अब ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम क्या है, ये तो हमने लगाई थी, सबके स्क्वायर्स का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। दूसरी हम लगा सकते हैं कि इसमें इस रो में सबके स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं बी ऑप्शन को चेक करती हूँ, 1 -1 1 1 -1, इसी को यहीं पे लिख देती हूँ, 1 -1 1 1 -1 और 2 0, तो 2 तो लिखा ही है, 0 -2 0 0, ठीक। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अरे भाई गड़बड़ हो जाती है, चलो छोड़ो, ऐसे देख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ 2 मिनट के लिए। देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 × 1 प्लस 2 × -1, इनके सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × -1, ठीक है। अब इन सब का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा अपने को,
तो इसका स्क्वायर करोगे 1 + 2 + 1 + 2 + 2, तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। सिमिलरली आप साइड 5 को चेक करोगे, साइड 5 के लिए मैं भी लिख देती हूँ फिर से, यह आ जाएगा 2 × 1 × 2 + 2 × 0 + 1 × -2 + 2 × 0 + 2 × 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं +2 × 0 + 2 × 0। इनका स्क्वायर करना है हमें, सब जगह से स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 4 + 4 = 8। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन ही एकदम करेक्ट आंसर है, नो डाउट। ठीक, चलिए, तो ऐसे आपको ग्रेड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम यूज करनी है। समेशन di² = 1 1। अगला देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी जून 2023 में पूछा था, आपसे पूछा था कि ये क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर जो है इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। इन्होंने बाकी जगह सब जगह हाइड्रोजन लगाया हुआ है, लेकिन ये जो है डायगोनल वाला एक पोजीशन जो है स्पेस में क्या लगा दिया, स्पेस ने लगा दिया है ड्यूटेरियम। और अगर इसने ड्यूटेरियम लगा दिया है तो आप इसको कैसा कंसीडर करें, यहां से एक 3 पैरों वाली चीज आ रही है जैसे अमोनिया में आती है, ठीक है। और सेम चीज आप यहाँ से भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ ऐसा। ऊपर इनके माथे पे क्या लगा हुआ है? ड्यूटेरियम। तो इस साइड से भी ऐसा ही दिख रहा है, उस साइड से भी ऐसा ही दिख रहा है, तो आपको आर पार जाती हुई एक C3 एक्सिस दिखाई देगी। और उसका टॉप व्यू जो है, इस साइड का व्यू जो है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप ढंग से देखो तो ड्यूटेरियम दिखेगा आपको और बाकी स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर्स आप ऐसे दिखाई देंगी तो हम क्या कहेंगे, ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 ये वाले हैं, ठीक है, पीछे वाले छुप जाएंगे। तो C3 अप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे। अब C3 अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आपको प्लेन्स भी दिखाई देंगे बीच में से जाते हुए, ठीक है। तो प्लेन्स भी अगर दिखाई देंगे तो सिग्मा D प्लेन नहीं होंगे, C3V नहीं होंगे, क्योंकि NC2 परपेंडिकुलर टू CN आपको मिलेगी। और मेरे मानो तो इसको याद ही रखो कि D3D पॉइंट ग्रुप इसका निकल के आता है इस टाइप के स्ट्रक्चर का, ठीक है। प्लेन तो आपको दिख ही रहा होगा, बीच में से आप यहाँ से प्लेन लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। एक प्लेन आपको यहाँ से दिखेगा, दूसरा प्लेन इसी को काटते हुए दिखेगा, तीसरा प्लेन यहाँ से दिखेगा। डायगोनल जो होते हैं उनके अलोंग आपको प्लेन दिखाई देंगे। तो ऐसे 3 प्लेन दिखाई देंगे, 3 सिग्मा डी। NC2 परपेंडिकुलर टू C3 दिखाई देगी। देखो आप यहाँ से देखो, मैंने इसमें दिखाई हुई है, यहाँ से जा रही है आपकी C3, इस D पे से, इस D के पे से जाती है C3, और इसके परपेंडिकुलर आपको देखो 3 एक्सिस दिखाई दे रही है। और जैसे ही NC2 परपेंडिकुलर टू CN दिख जाए मतलब आपका D पॉइंट ग्रुप है। सिग्मा H यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में अगर आप प्लेन लगाओगे तो आगे वाले जो है पीछे वाले को रिवर्ट नहीं कर जाए। इट इज जस्ट लाइक स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये स्टैगर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप D एंड D टाइप का होगा, ठीक है। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा फिर से अपनी पोजीशन ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, IR और रमन एक्टिविटी का एक क्वेश्चन था जो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो पॉइंट ग्रुप टेबल में, कैरेक्टर टेबल में IR और रमन कैसे देखा जाता है इसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया है, D3H की पॉइंट ग्रुप टेबल अपने को दी हुई है, ये है D3H का पॉइंट ग्रुप टेबल। फिर ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट BF3 हैज D3H सिमेट्री, हमें पता है। A fundamental transitions to A state is IR active। तो क्या A IR एक्टिव है? तो इस कॉलम में अगर आपके पास में XYZ है तो आप सोचोगे कि IR एक्टिव हो सकती है क्या? तो ये तो IR एक्टिव नहीं है, X या Y या Z होता है। तो फिर चेक किया जाएगा। फिर भी पहले हमें पूरी क्या निकालनी पड़ेगी, पहले पूरी चीजें निकालनी पड़ेगी उसकी, रोटेशनल ट्रांसलेशन मोड्स, फिर हम बताएंगे कि IR एक्टिव है कि नहीं है। तो A1 तो IR एक्टिव नहीं है, ठीक है। A fundamental transition to the A2 state is neither IR active nor Raman active। देखते हैं A2 के 4th कॉलम में देखिए, क्या आपको XYZ दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये बात सही है, ना तो ये IR एक्टिव है ना ये रमन एक्टिव है।
IR एक्टिविटी के लिए ये वाला लिखेंगे और रमन के लिए हम हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली चीजें देखते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर होता है तो। दोनों ही नहीं है तो हम बोलेंगे रमन एक्टिव भी नहीं है। इसके लिए कह सकते हैं ये रमन एक्टिव है, ये भी रमन एक्टिव है, ये भी रमन एक्टिव है, ठीक है। देखिए तो ये बात एकदम सही निकली है। फंडामेंटल ट्रांजिशन टू A2 डबल डैश इज रमन एक्टिव। देखिए A2 डबल डैश के लास्ट कॉलम में जाइए, कुछ भी यहाँ पे नहीं है तो ये तो रमन आपको नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ट्रांजिशन टू E डबल डैश स्टेट बोथ IR एक्टिव और रमन एक्टिव। E डबल डैश में अगर आप देखोगे तो RX RY है, कहीं भी XYZ नहीं है तो ये IR एक्टिव तो नहीं है, ठीक है। रमन एक्टिव हो सकती है पर इसने बोथ बोल दिया है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास में। हाँ जी, तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे इस सेशन के लिए, है ना। इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए एंड आई वुड सजेस्ट कि PYQs के ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको एक बार देखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, और इसके अलावा कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक नया सेशन फिर से लेके मैं आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और जो है इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।